हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक और समास लेकर, और इस समास को सीधे मैं दिखा देता हूँ कि क्या है इस समास का नाम। इस समास का नाम है कर्मधारय। कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो पहले दो तरीके से ये समास हो सकता है। पहली बात है कि पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, और दूसरी बात है कि एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो। तो दो तरह से ये कर्मधारय समास बनता है। पहले हम देख लेते हैं विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य के बारे में आप जानते ही हैं। विशेषण वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं वे विशेष्य होते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं ये सांप। ये सांप, तो ये किस रंग का सांप है? ये काला सांप है। कैसा है? काला सांप है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें काला सांप, काला सांप, तो काला इस शब्द का विशेषण है सांप का, और सांप विशेष्य है। इस तरह से विशेषण विशेष्य आप समझ गए। लेकिन जब हिंदी में लिखा जाता है बहुत से शब्दों को, तो वो संस्कृत निष्ठ हो जाते हैं। जैसे ये काला सांप लिखा है कृष्ण सर्प। कृष्ण है जो सर्प, काला है जो सर्प। इस तरह से कृष्ण सर्प में कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण देखते हैं। ये है एक ब्लू लोटस। ब्लू लोटस मीन्स नीला कमल। विशेषण क्या है? नीला। विशेष्य क्या है? कमल। इसके लिए जो शब्द आया वो आया नील कमल। नीला है जो कमल। इस तरह से यहां पर भी कर्मधारय समास है। अगला देखेंगे। ये है बैलगाड़ी। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। इस तरह से बैलगाड़ी में भी कर्मधारय समास होगा। और एक आखिरी उदाहरण, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? तो हरी जमीन दिख रही है और दूसरा नीला आसमान दिख रहा है। नीला को नील कहते हैं, आसमान को गगन कहते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं नील गगन। नीला है जो गगन। और इस तरह से इसमें भी कर्मधारय समास है। कुछ और उदाहरण हैं, आप वीडियो पॉज करके उन्हें देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें उपमेय और उपमान होता है, तो वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, उपमेय और उपमान को हमने पहले भी समझाया था। उपमेय वह है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान वह है जिससे तुलना की जाए। जैसे कि यहाँ पर एक मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, तो मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान आप जान चुके हैं। तो इसी तरह से ये उदाहरण यहाँ पर आते हैं। इसी को कहें तो मुख कमल कहेंगे, और उसमें कर्मधारय समास होगा। जैसे यहाँ अगला समास का उदाहरण आता है कमल नयन। कमल के समान नयन, कर कमल, कमल के समान हाथ, कुसुम कोमल, कुसुम के जैसा कोमल, घन श्याम, घन की तरह श्याम, चरण कमल, चरण के समान कमल। इस तरह से ये सारे उदाहरण कर्मधारय समास के होते हैं। इसी के साथ मैं कर्मधारय समास को यहीं पर समाप्त करता हूं। लेकिन जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात यह कि कभी कभी कुछ कर्मधारय समास के उदाहरण किसी दूसरे समास में भी चले जाते हैं। वो कब चले जाते हैं जानने के लिए देखिए एक समास मैं बता दूंगा कब आएगा वो। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आपके सामने फिर से है एक भाषा की बात, और ये आई हुई है एक पाठ से जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। आप इसको पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है कि द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ होता है दो, और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण को जानते होंगे। त्रिकोण को जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन, 1, 2,
3। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं और इन संख्यावाची शब्दों से ढेर सारे शब्द भी बनते हैं। आइए देखते हैं कुछ शब्द। तो ये हैं हमारे शब्द। 1 से एक हरा, 2 से द्विशाखा, 3 से त्रिकोण, 4 से चौराहा, पंचकोसी 5 कोस वाली 5 माइल्स, षटकोण 6 कोने वाला, हेक्सागन, सप्तऋषि 7 सेज, नवरात्रि 9 रातों का समूह, दशक द टाइम ऑफ 10 years, शताब्दी 100 वर्षों का समय। आप इन सभी शब्दों को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें लाल रंग से लिखा हुआ शब्द संख्यावाची है और उसके बाद संज्ञा शब्द है, जैसे शाखा, कोण, राह, रात्रि, ऋषि, कोसी। तो ये सारे शब्द इस तरह से बनते हैं कि पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जब कभी इस तरह से किन्हीं दो शब्दों में समास होता है तो उस समास का नाम होता है द्विगु। द्विगु का अर्थ क्या? द्विगु का स्वयं में अर्थ है 2 गायों का समूह। 2 गायों का समूह, द्वि गौ, 1 2 गाय, 2 गायों का समूह। तो आप ऐसे ही याद रखें, द्विगु का मतलब होता है 2 गायों का समूह, यानी कि पहला पद संख्यावाची होगा, पहला पद संख्यावाची द्वि और दूसरा पद संज्ञा तो गाय। तो इस तरह से जब भी कोई समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द होता है तब वहां पर द्विगु समास होता है। आप यहाँ पर ढेर सारे शब्द देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कई बता दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर भी एक बात ध्यान देने की है कि कभी कभी पहला पद संख्यावाचक होने पर भी द्विगु समास नहीं होता, और वो कब नहीं होता ये जानने के लिए आपको एक और समास देखना पड़ेगा, वो समय आने पर मैं बता दूंगा। इसी के साथ मैं द्विगु समास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, आनंद से होंगे। सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया पाठ लेकर, एक नया विषय लेकर, लेकिन विषय का नाम मैं बाद में बताऊंगा। पहले आइए हम कुछ शब्दों को देखते हैं। तो ये हैं वो शब्द आपके सामने हैं। राजा रानी, राजा और रानी, महात्मा, महान है जो आत्मा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, चौराहा 4 राहों का समूह, आमरण, मृत्यु तक। इनको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इनमें आपको कोई पैटर्न नजर आता है। वीडियो को पॉज कर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि यहाँ पर जो इस तरफ शब्द दिए हैं ये सारे शब्द छोटे छोटे हैं और जो इस तरफ शब्द दिए हैं वो काफी बड़े हैं। इधर वाले शब्द जो हैं उनका इधर वाले शब्द अर्थ हैं, ये विस्तृत हैं और ये संक्षिप्त हैं। यह शब्द इन्हीं से बने हैं, इन्हीं से निकले हैं। ऐसा क्यों है? जब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स, हम कठिनाइयों से बचते हैं, हम भारी भरकम चीजों से बचते हैं, हम चीजों को आसान बनाना चाहते हैं। यदि हम भाषा में कहें महान है जो आत्मा जिसने ऐसा काम किया है, तो ये एक लंबा सा सेंटेंस होगा जिसे बोलने में शक्ति अधिक लगेगी, जो भाषा को अच्छा बनाएगा भी नहीं। इसलिए हम आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए एक शब्द बना लेते हैं, महात्मा। और इस तरह से ये काम चलता रहता है। भाषा में संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, चीजों को छोटा करने की प्रक्रिया चलती रहती है और यही प्रक्रिया कही जाती है समास। अगर दूसरी तरह से कहें तो शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है समास। समास में वास्तव में क्या होता है कि एक शब्द और दूसरा शब्द, 2 शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं।
तो दो शब्दों में जो पहले आता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, उसको पूर्व पद कहा जाता है। जो बाद में आता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। और ये पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जब मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसको समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद को कुछ लोग सामासिक पद भी कहते हैं। समास की प्रक्रिया पूर्व पद से उत्तर पद और समस्त पद की तरफ चलती है। इस प्रक्रिया में पूर्व पद उत्तर पद मिलकर समस्त पद बनाते हैं। समास की ठीक उल्टी प्रक्रिया होती है विग्रह। विग्रह में समस्त पद को तोड़कर दो शब्दों में बदल दिया जाता है। अगर हम माता और पिता से माता पिता शब्द बनाते हैं तो यह क्रिया समास कहलाएगी। लेकिन अगर हम माता पिता लिखा होता है और उससे हम तोड़ देते हैं उन शब्दों को और आगे लिख देते हैं माता और पिता, तो यह क्रिया विग्रह कहलाएगी। समास यदि शादी है तो विग्रह है तलाक। समास में दो शब्द जुड़कर एक बनते हैं, जबकि विग्रह में दो जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है। अंत में रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा पाठ था समास। समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं और इससे जो शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा का जल में गंगा और जल दो शब्द हैं, उनसे समास होने पर शब्द बना गंगा जल और गंगा जल का विग्रह करना हुआ तो हमने लिखा गंगा का जल। समास के लिए कम से कम दो पद चाहिए। शब्द और पद एक ही बात है यहाँ पर, ऐसे समझे। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दो पद मिलकर संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं और समास में दो शब्दों के बीच आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। कभी कभी समास होने पर अगर संधि संभव है तो वहां पर नियमों के अनुसार संधि भी होती है। और समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं समास और इस कड़ी में हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं अगला समास और उसके लिए हम देखेंगे कुछ शब्द। तो ये शब्द हैं आपके सामने। पहला कहानीकार, कहानी को लिखने वाला। फिर रस भरा, रस से भरा, रसोई घर, रसोई के लिए घर। जलहीन, जल से हीन, भारत रत्न, भारत का रत्न, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। इन सभी शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके विग्रह में यानी कि जो पूर्व पद और उत्तर पद है उनके बीच में कुछ शब्द हैं। को, से, के लिए, से, का और में। इन सभी शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। यदि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा तब आपको पता होगा। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कारक चिन्ह। कारक 8 होते हैं और इसलिए इनके चिन्ह भी 8 होते हैं। कर्ता का कारक ने, कर्म का कारक को, करण का से, संप्रदान का के लिए, अपादान का से, संबंध का के, अधिकरण का में और संबोधन का अरे। आपको पिछले जब मैंने दिखाया तब वहां पर आपको कर्ता कारक का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा और संबोधन कारक का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। इस तरह से हमारे पास 6 विभक्ति चिन्ह बचे। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, जिनके उदाहरण आपको प्रारंभ में ही दिए गए थे। कहानीकार, रस भरा, रसोई घर, जल से हीन, भारत रत्न और गृह प्रवेश। इस तरह से तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6 और इनके भेद के नाम आते हैं यहाँ से। इतना समझना नहीं है, इतना लिखना नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के विषय में जानने योग्य कुछ और बातें कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद वो है जो बाद में आता है। पूर्व पद गौड़ होता है। गौड़ का मतलब है सेकेंडरी। दूसरी बात है कि प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण हो सकता है। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, यहाँ घर विशेष्य है और रसोई के लिए विशेषण है।
इस समास की प्रक्रिया में विभक्तियों का तो लोप होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले शब्दों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा का विग्रह है, दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ पर में तो गायब हुआ ही है, उसके साथ डूबा हुआ भी गायब हो गया है। इस तरह से तत्पुरुष समास पूरा हो गया। आपने इसके भेद जान लिए, 6 भेद हैं। तो आइए इसे एक लाइट नोट पर खत्म कर रहे हैं। इसको आप देखें, यहाँ पर है एक घुड़सवार। घुड़सवार का अर्थ है कि घोड़े पर सवार है, और इसमें तत्पुरुष समास है क्योंकि सवार प्रमुख है जो दूसरा पद है, घोड़ा प्रमुख नहीं है, घोड़ा गौड़ है, और इसके बीच में एक विभक्ति है जो है पर, जिसका लोप हुआ है। विभक्ति पर है। अब आपका काम चालू होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस तरह का तत्पुरुष है, जितने भेद बताए थे। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। हेलो सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समास, और आज का समास है अव्ययी भाव। इस समास को समझने के लिए जरूरी है कि हम जानें कि अव्यय क्या होते हैं। यहाँ पर इसे समझने के लिए 3 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है लड़का प्रतिदिन रोटी खाता है। फिर दूसरा वाक्य है लड़की प्रतिदिन रोटी खाती है। तीसरा वाक्य है लड़के प्रतिदिन रोटियां खाते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाक्य का लड़का, दूसरे वाक्य में लड़की और तीसरे वाक्य में लड़के हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लड़का स्त्रीलिंग में बदला तो लड़की हो गया, इसमें बड़ी ई की मात्रा लग गई। और जब इसको बहुवचन में बदला, वचन बदला, तो ये लड़के हो गया। वहीं दूसरी तरफ रोटी रोटियां में बदल गई। रोटी 2 बार की रोटी 1 बार रोटियां में बदल गई जब हमने उसका बहुवचन में बदला। इसी तरह से क्रिया हर बार बदली। खाता है, खाती है, खाते हैं। पहले पुल्लिंग एकवचन की क्रिया थी, तब था खाता है। फिर दूसरी बार स्त्रीलिंग एकवचन की क्रिया आई तो हुआ खाती है, और जब पुल्लिंग बहुवचन की क्रिया आई तो आया खाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि यह शब्द लड़का, रोटी, खाता है, ये सभी शब्द लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदले। लेकिन दूसरी तरफ एक शब्द था जो नहीं बदला, और वो शब्द था प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द ज्यों का त्यों रहा। ऐसे शब्द बदलते नहीं हैं, अव्यय कहे जाते हैं। अव्यय कहे जाते हैं। एक बार फिर से देख लें, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जब, तब, अभी, इधर उधर, वहां, कब, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे, और, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात। इस तरह के सारे शब्द अव्यय हैं। अव्ययी भाव समास में यही अव्यय शब्द दूसरे अनव्यय, जो अव्यय नहीं है, ऐसे शब्द के साथ मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं जो फिर से अव्यय होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लेते हैं प्रति, जो कि अव्यय है, दिन, जो कि अव्यय नहीं है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रतिदिन, जो कि अव्यय है। तो पहला पद अव्यय है, दूसरा पद अव्यय नहीं है, इनको मिलाकर जो समस्त पद बनता है वो फिर से अव्यय है। जब इस तरह का संयोग होता है तब वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसे देख जाएंगे। लिखा है कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही दूसरा शब्द भी उसमें जुड़ता है, दोनों पद मिलकर समस्त पद भी अव्यय ही होता है। कुछ उदाहरण देख लेंगे, जैसे है आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर। आमरण, कहते आमरण अनशन किया, मरने तक, मरण तक। आ समुद्र, समुद्र तक। कुछ यहाँ पर है दूसरे जिनमें 2 शब्द हैं, जैसे गली गली, गांव गांव, घर घर, दिनों दिन। अब विग्रह से समस्त पद की ओर आते हैं। विग्रह है प्रत्येक वर्ष, वर्ष वर्ष, और इससे जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा प्रतिवर्ष। पेट भर के, और उससे समस्त पद बनेगा भर पेट। नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल और लॉ, यथा नियम।
मति मतलब बुद्धि, बुद्धि के अनुसार यथा मति। विधि के अनुसार यथा विधि, शक्ति के अनुसार यथा शक्ति, समय के अनुसार यथा समय, रात ही रात में रातों रात। बिल्कुल साफ, साफ साफ, उसने साफ साफ बात कही। घड़ी घड़ी, हर घड़ी, इसका मतलब हर समय। हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। इस तरह से आपने अव्ययी भाव समास के ढेर सारे उदाहरण देख लिए। आशा है कि आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गए होंगे और इन्हें पहचानने में आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। हेलो, सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समास और उसमें जो एक समास बचा है वो सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर उसे ध्यान से नहीं समझा जाए तो कठिन भी है और ध्यान से समझ लिया जाए तो आसान और मजेदार भी। हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुब्रीहि समास की। इस बात को ध्यान रखें कि इस समास की चर्चा मैंने तब भी की थी जब आपको कर्मधारय और द्विगु समास पढ़ाया था। ऐसा क्यों है, आगे चलने पर आप स्वयं जान जाएंगे। आइए देखते हैं एक चित्र। तो आप इनका नाम तो जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा। नाम है इनका रावण। क्या जी? रावण। लेकिन इस चित्र को देखकर इनका कौन सा नाम आपको याद आएगा? कौन सा नाम हो सकता है? विचार करिए। जी हाँ, ये है दशानन। दशानन क्या? 10 आनन फेस है जिसके, द मैन हु हैज 10 फेसेस, वो है दशानन। ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति के 10 फेस हों, कैसे भी हों 10 फेस, तो क्या उसे दशानन कहते हैं? जी नहीं। ये दशानन नाम रावण के साथ फिक्स हो गया है। अर्थात क्या? अर्थात ये कि यहाँ पर 10 पहला पद और आनंद दूसरा पद, ये दोनों मुख्य नहीं है, ये और गौड़ भी नहीं है। यहाँ पर जो मुख्य है वो मुख्य है इसका कोई तीसरा अर्थ, और इसका कोई तीसरा अर्थ क्या निकलता है? वो है रावण। ये दशानन हमेशा के लिए रावण के साथ फिक्स हो गया है। और जब कहीं भी ऐसी स्थिति हो कि किसी भी समास में ना तो पूर्व पद का अर्थ निकल रहा हो, ना तो उत्तर पद का अर्थ निकल रहा हो, बल्कि किसी दूसरे मतलब तीसरे पद की हुई और इस पूरे पद का इशारा हो, तब वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। इसे एक और उदाहरण से समझेंगे, देखेंगे। आपके सामने वीणा पाणी का चित्र है। वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है जिनके हाथ में, वीणा है जिनके हाथ में। वीणा किसी के हाथ में हो सकती है, म्यूजिक टीचर के हाथ में हो सकती है, गुरु के हाथ में हो सकती है, माँ के हाथ में दी जा सकती है, पिताजी के। लेकिन वीणा पाणी का हाथ मतलब उससे है ही नहीं। वीणा है जिनके हाथ में, ये कभी अर्थ नहीं है। वीणा पाणी का हमेशा अर्थ निकलता है सरस्वती। और जब ये अर्थ फिक्स ही हो गया है तब यहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। एक तीसरा उदाहरण देखेंगे। ये शब्द है नीलकंठ। नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका। कंठ का अर्थ क्या? कंठ का अर्थ है गला। नीला है कंठ जिनका, और नीला कंठ किसी का भी हो सकता है अगर वो नीला रंग लगा ले अपने गले पर, लेकिन नीलकंठ कभी भी हर किसी व्यक्ति को नहीं कहा जाएगा। नीलकंठ फिक्स हो गया है एक शब्द के साथ, एक अर्थ के साथ, और वो है शिव। तो इस तरह से नीलकंठ में भी पहला पद प्रधान नहीं है, दूसरा पद प्रधान नहीं है, बल्कि कोई एक तीसरा पद की ओर इशारा है और वो है शिव। तो इस तरह से यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। एक और उदाहरण देखेंगे, एक अच्छा सा उदाहरण है। ये है एक दंत। एक दंत का अर्थ क्या? एक दांत वाला है जो। लेकिन क्या किसी को भी एक दंत वाला कह सकते हैं? एक दांत वाला कह सकते हैं? नहीं जी, ये तो अर्थ फिक्स हो गया है हमारे गणेश जी के साथ। इस तरह से यहाँ भी बहुब्रीहि समास होता है। आप इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें पहला पद संख्यावाची है, परंतु फिर भी ये द्विगु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें
इन शब्दों की ओर इशारा नहीं है बल्कि किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा है और यहाँ पर बहुब्रीहि है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो जिनमें संख्यावाची पद होगा पहला, लेकिन फिर भी वे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे, जैसे एकदंत, दशानन, पंचानन, खड़ानन और भी ढेर सारे शब्द, अष्टभुजा, सारे शब्द संख्यावाची हैं, लेकिन फिर भी ये शब्द बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण होंगे। दूसरी तरफ दो शब्द हमने लिए थे, एक वीणापाणी और दूसरा नीलकंठ, जो सीधे तौर पर विशेषण विशेष से होने के कारण कर्मधारय समास का उदाहरण हो सकते थे, लेकिन नहीं, ये कोई तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं, इसलिए ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हुए। इस तरह के अन्य शब्द भी हो सकते हैं, जैसे गिरिधर, चक्रपाणी, कोदंडपाणी। इन शब्दों के अर्थ आप बताएंगे हमें। हम समझ चुके हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होते हैं, एक बार हम दोहरा लेते हैं। तो देखिए, यह है बहुब्रीहि समास, जहां पर पहला पद दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। कैसे करते हैं वो आप समझ चुके हैं, ये उदाहरण भी आप समझ चुके हैं। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण लेंगे, जैसे कनफटा। कनफटा कान है फटा जिसका, और ये जब फकीर की तरफ इशारा करेगा तभी ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, और कौन है वो? राम। जब राम के लिए कमल नयन में इशारा है तब वह है बहुब्रीहि समास। जैसे गजानन, गज जैसा आनन है जिसका, हाथी जैसा आनन चेहरा है जिसका, कौन? गणेश, और इसलिए यहाँ हो गया बहुब्रीहि समास। जैसे गोपाल, गायों का पालन करने वाला, कौन? अर्थात कृष्ण। शेष मैं आपको समझा चुका हूं। बस इसी के साथ हम बहुब्रीहि समास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपकी और भी क्वेरीज हैं, और भी समस्याएं हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरह से हम सभी समास पढ़ चुके हैं। आशा है कि आपको समास समझ में आए होंगे। परीक्षा में पूछे जाने पर आप इन प्रश्नों को कर सकेंगे। मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा अवश्य बताइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समास, और समास में हम जो पहली बात लेकर आए हैं वो है भाषा की बात। ये आपकी ही पुस्तक से उठाया गया है, पिछले साल आपने पुस्तक पढ़ी है उसी से लिया गया है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। खान पान शब्द, खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में यानी जोड़ने में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें एक समास का नाम है, वो समास कहते हैं। नीचे उसी समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सीना पिरोना, लंबा चौड़ा, भला बुरा, कहा सुनी, चलना फिरना, घास फूस। आप सोच कर देखिए कि क्या आपको उस समास का नाम याद आ रहा है। अगर नहीं याद आ रहा है तब भी कोई बात नहीं है, हम आगे देखेंगे। ये समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है थोड़ा सा लड़ाई। द्वंद्व का अर्थ है लड़ाई, द्वंद्व का मतलब है झगड़ा। द्वंद्व समास में होता क्या है उसको आप समझ लीजिए कि जिस समास में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेशल है, कम है, ऐसा नहीं है। दोनों प्रधान है और इनके बीच में और लुप्त हो जाता है। जैसे देखेंगे भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन के बीच का और गायब हो गया है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। एक और देख लेते हैं, पति पत्नी। पति पत्नी इनमें भी और होता है और इसलिए इनमें द्वंद्व समास है। एक बात देखिए, इस चित्र में आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ भी ये झगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, ये भाई बहन भी झगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। द्वंद्व का मतलब है झगड़ा, और आप हमेशा याद रखोगे इस पिक्चर को देखकर। इस पिक्चर को जब भी ये शब्द आएंगे तब आपके सामने ये पिक्चर आएगी। भाई बहन क्या कर रहे हैं? द्वंद्व कर रहे हैं। पति पत्नी क्या कर रहे हैं? द्वंद्व कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे सभी में आपके लिए द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ये होते हैं अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, आशा निराशा, आशा और निराशा, उल्टा सीधा,
उल्टा और सीधा। तो ये विग्रह है इधर, और इधर समस्त पद है। अगर हम विग्रह से समस्त पद की ओर चलेंगे तो ऊंच और नीच था, उससे समस्त पद बनेगा ऊंच नीच। विग्रह है खट्टा और मीठा, समस्त पद बनेगा खट्टा मीठा। गंगा और यमुना, और इससे समस्त पद बनेगा गंगा यमुना। घी और शक्कर, और इससे बनेगा घी शक्कर। जन्म और मरण, इससे बनेगा जन्म मरण। तो इस तरह से आप द्वंद्व समास समझ गए होंगे। अगले समास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।